हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज कैरियर वेव। और आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्रैश कोर्स सेशन। क्रैश कोर्स सेशन का बेसिकली पर्पस ये है कि बहुत से कम समय में, यानी कि लगभग 15 टू 20 मिनट्स में हम लोग क्या करेंगे, उस टॉपिक को, जैसे आप देख रहे हो दिस इज कॉल्ड कूलम्ब्स लॉ, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का पहला टॉपिक है ये। तो 15 से 20 मिनट में हम लोग उसको कवर करेंगे, इंक्लूडिंग लगभग 15 क्वेश्चन आपको उसके साथ में अटैच करके देंगे इसी पीडीएफ में, और कुछ क्वेश्चन साथ में कर लेंगे, सो दैट इन एनी केस बाय एनी चांस अगर एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपके साथ में कोई ऐसी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो फटाफट से जुड़ जाते हैं और स्टार्ट करते हैं। दिस इज कॉल्ड कूलम्ब्स लॉ। क्या है कूलम्ब्स लॉ? कूलम्ब्स की बात अगर करें, सबसे पहले बात आती है इलेक्ट्रिसिटी की, और इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो बात आती है चार्जेस की। व्हाट इज वी आर टॉकिंग अबाउट? दैट इज चार्जेस। चार्जेस क्या था, तो आपको पता होना चाहिए कि थेल्स वाज द पर्सन, थेल्स से पर्सन थे जिन्होंने सबसे पहले चार्ज की बात की थी। ठीक है, चार्ज की बात की थी, लेकिन चार्ज को ऐसे उन्होंने नहीं डिफाइन किया था, उन्होंने कहा था इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रिक का मतलब होता था उस लैंग्वेज में लकड़ी, ठीक है, टिम्बर और वुड। सो वहीं से ये शब्द इलेक्ट्रिक शब्द आया था, और वहीं से देखो आज चल के हम लोग चार्ज तक पहुंच गए हैं। कैट आयन वाज एक्चुअली द आयन दैट वाज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द कैट फर। ओके, कैट के फर पे रगड़ने की वजह से जो आयन आता है उसको कैटायन कहते थे, जो कि आगे चल के पॉजिटिव आयन आया। तो कहां स्टार्ट हुई थी चीजें, कहां रही, खैर ये सब तो कॉन्सेप्ट की बात है, हम लोग सीधे मुद्दे पे आते हैं। सो इलेक्ट्रिसिटी में सबसे बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है? वी शुड नोन चार्ज, वी शुड नो चार्ज क्या होता है। तो ध्यान रखें चार्ज क्या होता है, कि चार्ज की जब आप कभी किसी एटम की अगर मूलभूत संरचना देखें, इफ यू कंसीडर एनी एटम, कोई एक अणु देखेंगे, एक एटम देखेंगे, सो एटम कंटेन्स 3 पार्ट्स लाइक न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स इन द सेंटर लाइक न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड इट। क्या होता है कि उसके नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ क्या करते हैं, चक्कर लगा रहे होते हैं। दिस इज द होल थियरी। नाउ न्यूट्रॉन इज एक्चुअली न्यूट्रल, जीरो चार्ज, राइट, जीरो चार्ज, के पास कोई चार्ज नहीं होता, व्हाइल प्रोटॉन इज पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। साथ में एक चीज और ध्यान रखनी है कि जब भी आप बात करें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एज वेल एज न्यूक्लियस की, तो आपको थोड़ी सी चीजें पता होनी चाहिए। दैट इज इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय थॉमसन। हु वाज द पर्सन? थॉमसन, जे थॉमसन। ओके, who the proton was discovered by गोल्डस्टीन। ओके, किसने डिस्कवर किया था? गोल्डस्टीन ने। वही न्यूट्रॉन किसने किया था? तो आप कहेंगे जेम्स चैडविक। ओके, अगर न्यूक्लियस की बात करें तो रदरफोर्ड बाय हिज गोल्ड एक्सपेरिमेंट। कौन किया था? रदरफोर्ड ने। देखो डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे, वी आर नॉट गोइंग टू द डिटेल पार्ट कि कैसे क्या हुआ था, क्योंकि अपने पास उतना टाइम नहीं है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, वो चीजें जहां से भी हम लोग को कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता है वो चीजें केवल कंसीडर करेंगे। तो ये आपको याद रखना है, ईटा पर नाचे ऐसे करके लोग याद करते हैं, या ईटा दैट इज इलेक्ट्रॉन इज थॉमसन, पी से गोल्डस्टीन। अच्छा, गोल्डस्टीन अगर ऑप्शन नहीं होता तो हम क्या करते हैं, रदरफोर्ड के साथ में भी जाते हैं। व्हाई? बिकॉज रदरफोर्ड द पर्सन दैट क्लेम दैट कि द न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज। इन्होंने बताया था कि न्यूक्लियस या नाभिक क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज आता है प्रोटॉन से, इसलिए इनको क्रेडिट मिलता है इन केस द गोल्डस्टीन इज नॉट गिवन इन द ऑप्शन। ओके, तो पहले आप किसके साथ जाएंगे? गोल्डस्टीन, अदरवाइज रदरफोर्ड। ओके, अब देखिए every atom we consider any atom, it has equal number of electron to proton, that is np is equals to ne। np और ne बराबर होते हैं। that means the amount of positive charge is always equals to negative charge। okay, by any chance अगर हम इसको imbalance कर दें, by any chance if we imbalance it, there would be some resultant charges over that is known as charge। okay, कुछ आयंस का जो imbalance होगा वही चार्ज जनरेट करता है। likewise प्रोटॉन रहते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं न्यूक्लियस में, इनसाइड न्यूक्लियस। सो इनको इम्बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? न्यूक्लियर रिएक्शन कराने पड़ेंगे। दैट मींस यू आर टू बी इंड्यूसिंग न्यूक्लियर रिएक्शन टू चेंज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इनसाइड न्यूक्लियस। बट इन अ जनरल वे, इन अ प्रैक्टिकल वे, सामान्य रूप से, व्यवहारिक रूप से क्या होता है, ये चेंज नहीं होते, पर ये चेंज हो जाते हैं। क्यों ये चेंज हो जाते हैं? तो इफ यू गो थ्रू दैट यू विल फाइंड आउट दैट, अगर आप इसको देखें तो आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगा रहे हैं, और बिकॉज दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, जो बहुत ज्यादा डिस्टेंट वाले इलेक्ट्रॉन हैं उनका उतना अट्रैक्शन न्यूक्लियस से नहीं है।
जैसे को घर है, परिवार है, आप बाहर गए पढ़ाई करने, जितनी दूरी घर से बढ़ती जाएगी उतने ही घर के प्रति लगाव या घर को छोड़ देने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। ऐसा लगता है लगाव रहेगा, बट आप देखोगे जितने लोग डिस्टेंट एजुकेशन के लिए जाते हैं दूसरे शहरों में, वो प्रायः वहीं के नागरिक बन के बस जाते हैं। डू गेट माय पॉइंट? तो जितनी दूरी बढ़ती जाती है उतना ही फोर्स वीक होता जाता है। इन द एंड दे टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन एवरीवेयर। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो क्योंकि हमने बताया Ne is equals to Np, दैट मींस अगर इलेक्ट्रॉन कम हुआ, अगर इलेक्ट्रॉन कम हुआ इसका मतलब प्रोटॉन की संख्या हावी हो जाएगी। देयर इज नो वन टू न्यूट्रलाइज इट। ओके, सो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अगर क्या हुआ, कम हुआ तो प्रोटॉन हावी होगा। इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा हो गया दैट मींस इलेक्ट्रॉन ही हावी हो जाएगा। दैट मींस रिजल्टेंट में उसके पास में नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे। क्या बात अभी तक समझ में आ गई कि कैसे क्या होता है? Okay, in case if you are not getting anything, you can reply the comment in the doubt session. Okay, doubt session में आप डाल सकते हो, जब भी ये वीडियो प्ले करो वहां पे डाउट सेशन में जाओ, वहां पे आप डाल सकते हो। Either you can post it over the comment section. Okay, दोनों में आप कैसे भी कर सकते हो, or you can contact me on the Telegram likewise. Okay, so अब बात करते हैं थोड़ी बात चीजें और जब हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, प्रोटॉन की बात करते हैं, तो इन दोनों के हमको मासेस पता होनी चाहिए। जो भी हम पढ़ने वाले हैं उसमें मासेस का रोल आने वाला है। दैट मींस मास ऑलवेज प्लेज सम इंपॉर्टेंट रोल इन द टर्म ऑफ इनर्शिया, सस्टेनेबिलिटी। ओके, सो इसलिए मासेस जरूरी हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन का होता है 9.1 to 10 power minus 31 kg. ओके, दैट इज kg, किलोग्राम, while the proton has 1.67 into 10 power minus 27 kg. ये सब आप लोग जानते होंगे पहले से ही, राइट? लाइकवाइज द चार्जेस ऑन द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, चार्जेस कितने होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.67 into 10 power minus 19 कूलम। सेम वेज में प्रोटॉन पे भी 1.6 into 10 power minus 19 कूलम। ओके, तो कुल मिला के यू हैव गॉट दैट द चार्जेस ऑन ईच इज इक्वल बट द मासेस आर डिफरिंग। मासेस अलग अलग होते हैं पर चार्जेस का अमाउंट पर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन सेम होता है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट पे हम देखते हैं कि किस तरीके से चार्जेस डेवलप हो रहे हैं। Likewise, suppose you are taking the atom of sodium. Sodium has 2, 8 and 1. That is 11 atomic number. So because the atomic number is 11, so electronic configuration, जो कि बात का बात है, हालांकि वो केमिस्ट्री की पार्ट है, बट ऐसे समझ लें कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज 2n स्क्वायर। ओके, सो फर्स्ट और सेल में आप जब नंबर भरेंगे तो आप n की वैल्यू 1 रखेंगे। In the second shell, you will take the value of n equals to 2. In the third, you will take the value as 3. And also, you have to follow the Lewis octet rule. यानी बाहरी कक्षा में आपको 8 बनाने हैं, बाहरी शेल में आपको 8 बनाने हैं। Now, consider it. So, to complete the 8 in the outermost cell, as per the Lewis octet rule, this object will tend to lose this one. यानी वो एक इलेक्ट्रॉन को ये लूज करना चाहेगा so that it can build up 8. या फिर 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहे, दैट इज सो मच वर्केबल, है ना, बहुत ज्यादा एनर्जी टेकिंग होगा वो, तो वो नहीं करेगा, ये लूज करेगा। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड कैटायंस। ओके, और जो गेन करे उसको क्या बोलेंगे? एनायंस। एनायंस आर द समवन आर द एटम्स दैट गेन। लाइक क्लोरीन की बात करें, दैट हैज एटॉमिक नंबर ऑफ 17, सो इट वुड बी 287, राइट? 287। सो टू कंप्लीट द ऑक्टेट इन द आउटर मोस्ट सेल, बाहरी कक्षा में, बाहरी शेल में 8 बनाने के लिए इसको 1 चाहिए। सो ही विल गो फॉर 8, go for 1, like he will induce 1 into here rather than losing 7 electron. That would be impossible for this atom. So yeah, that will take a huge amount of energy. So what will it do? It will take 1 electron from somewhere and it will make 288. Okay, now it cannot change the number of protons in the nucleus. सो न्यूक्लियस में ये प्रोटॉन की संख्या चेंज नहीं कर सकता, और बाहर तो एक बढ़ा लिया। दैट मींस ही हैज द इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट आर इम्बल्स इज 1. सो दैट मींस क्लोरीन विल हैव -1 चार्ज. You get my point? And likewise, sodium is losing 1 electron. That means the proton is gaining by 1. Like electron is 1 in number, so that wise sodium has +1 charge, Na+. Same way, if you talk about magnesium, you will find out 282. So it will be losing 2 electrons. So 2 negative charges lost. That means 2 positive charges will be gained. That means Mg will have 2 positive charges. That's how the charges develop. तो चार्जेस क्या है? बेसिकली लॉस और ट्रांसफर के इलेक्ट्रॉन्स के हैं फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी. नेक्स्ट पार्ट इसमें बात करते हैं. सो हाउ कैन वी ट्रांसफर चार्जेस? ट्रांसफरिंग चार्जेस, ट्रांसफर ऑफ चार्जेस.
चार्जेस को हम लोग ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं? देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ ट्रांसफरिंग चार्जेस. दैट इज वन, द फर्स्ट वन इज नेचुरल स्टेबिलिटी. फर्स्ट वन इज नेचुरल स्टेबिलिटी. Like to get naturally stable, they tend to balance their electron in the outermost shell, that is following the Lewis octet rule. लुईस का ऑक्टेट का नियम या डबलेट नियम फॉलो करने के लिए क्या करते हैं? अपने इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ाते या एक लूज करने की कोशिश करते हैं. डू यू गेट माई पॉइंट? सो ये हो गई कि उनके पास में नेचुरल स्टेबिलिटी के लिए. सेकेंड वन इज बाय रबिंग इट. सो कभी भी कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर रब करता है तो क्या होगा कि उसमें इलेक्ट्रॉन लूज या गेन होने के चांसेस बन जाते हैं. हाउ दे लूज, टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन्स? बिकॉज व्हाइल रबिंग दे आर गेटिंग एक्स्ट्रा एनर्जी. और हमने बताया था एनर्जी इज द यूनिवर्सल करेंसी. तो जैसे आपके पास एक्स्ट्रा पैसे आते रहते हैं, आप उछलते जाते हो, इन द सेम वेज अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास में एक्स्ट्रा एनर्जी आएगी तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाते हैं. दैट मीन्स वो एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं. जितना ज्यादा एनर्जी उतना ज्यादा वर्क. डू गेट माई पॉइंट? बिकॉज एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क. क्योंकि एनर्जी कार्य करने की ही कैपेसिटी है. तो क्या होगा यहां पे? रबिंग करने पे फंक्शन करना चाहेंगे. और फंक्शन कब होगा? जब डिस्प्लेसमेंट हो. तो बैलेंस या नेट जो रिजल्टेंट वर्क था वो क्या था? जीरो. बिकॉज दे आर रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ. नाउ दे आर ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, देन अनदर सेल. दैट व्हाट्स हैपनिंग देयर? देयर इज सम वर्क इज बीइंग डन. और जो वर्क हो रहा है ना, इसी टर्म में वो लूज कर रहा है और वो इलेक्ट्रॉन फाइनली वहां से चला जा रहा है. डू गेट माई पॉइंट? सो ये इलेक्ट्रॉन को रब करने से इलेक्ट्रॉन लूज या गेन हो जाता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी. जिनके पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, यानी बाहरी सेलों में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे मान लेते हैं, या उनकी साइज बड़ी होगी, तो उसी हिसाब से ये लूज या गेन करेंगे. डू गेट माई पॉइंट? सो लूज क्या करते हैं बेसिकली? अगर लूज की बात करो कि कौन कौन लॉस में जाएंगे, तो जो मेटेलिक बिहेवियर वाले होंगे, मेटेलिक बिहेवियर वाले. और गेन में कौन जाएंगे? तो आप कहेंगे नॉन मेटेलिक बिहेवियर वाले. नॉन मेटेलिक बिहेवियर वाले गेन करते हैं. हाउ इज सो? इट हैपेंस लाइक दैट. अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखेंगे, इफ यू लुक थ्रू द पीरियोडिक टेबल, यू विल फाइंड आउट कि इस तरीके से इसकी है ना, इस तरीके से संरचना है. Likewise, so हम पूरा नहीं बनाने जा रहे हैं, that would take huge amount of time. बस remember that इनके पास आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वहीं इनके पास आउटर मोस्ट में आप देखोगे 8 होते हैं, यानी अष्टक रहेंगे. हीलियम यहाँ पे एक अपवाद है, इसको वहां पे भी रख सकते हो, यहां भी रख सकते हो, you can do anything. सो यहां पे अगर नियॉन की बात करें तो यहां से जितने भी हैं उनके पास में ऑक्टेट या डबलेट, दैट इज लुईस ऑक्टेट या डबलेट कंप्लीट है. दैट्स व्हाई दे आर नोन एज इनर्ट गैसेस और नोबल पीपल. नोबल पीपल डोंट रिएक्ट. So that's why they are called as noble. Noble means someone who is not so much reactive. आप उसको गाली दे दो बड़े प्यार से बोलता है. They are noble people, classy people, right? So same as wise, ये classy हैं, ये बदलते नहीं हैं. But in between ये इनके पास में 2 होगा, अगले ग्रुप में 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर 6 होगा, फिर 7 होगा, and it has 8 इलेक्ट्रॉन. 8th ग्रुप में 8 होगा. नाउ अगर नीचे जाओगे तो इनके पास में केवल एक सेल होता है, that is K, right? फिर then it would have K and L both. यानी इनके पास एक सेल, इनके पास 2 सेल, इनके पास 3 सेल. दैट मींस जब आप ऊपर से नीचे जाएंगे तो यहां पे साइज इंक्रीज होगा, राइट? नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होंगे. While when you go from left to right, you will see that साइज तो इंक्रीज नहीं हो रहा है, पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे. यानी जिनके पास, जैसे पहले अगर शेल की बात करो तो इनके पास में एक ही ऑर्बिट है, एक ही शेल है, बट व्हाट इज हैपनिंग देयर कि उनके पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां 1 है, वहां आके 2 हो गया. सेकंड की बात करेंगे, इनके पास में 2 ऑर्बिट, 2 शेल्स हैं, बट यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, अगले में 2, अगले में 3, 4, 5 एंड सो ऑन. दैट विल बी हैपनिंग हियर. डू यू गेट माई पॉइंट? सो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कौन लूज करेगा, कौन गेन करेगा. जिनके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो लूज नहीं करते, वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के चक्कर में रहते हैं. जिनके पास कम होते हैं वो लूज करते हैं, सो दैट दे कैन कंप्लीट द ऑक्टेट बाय द प्रीवियस सेल. पिछले सेल के हिसाब से वो कंप्लीट करना. ठीक है, ये इतनी बातें इसमें होनी थी. नाउ अब एक चीज और देख लेते हैं. Whenever we consider about charges, there are 2 type of charges, that is positive और negative. 2 types of charges. So combination कोई भी हो सकता है दोनों पॉजिटिव समय पे निकल आए, या दोनों हो सकता है नेगेटिव निकल आए, या फिर दोनों हो सकता है अपोजिट निकल आए. राइट? फर्स्ट वन इज अपोजिट, सेकंड वन इज पॉजिटिव, थर्ड वन इज नेगेटिव. सो व्हाट इज हैपनिंग हियर? अगर एक पॉजिटिव है, इसके पास में क्या प्रोटॉन ज्यादा है, इनके पास नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है. सो व्हाट विल दे डू? ये जिनके पास प्रोटॉन ज्यादा है उनको बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला जाएगा,
या फिर इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए प्रोटॉन, दैट मींस इलेक्ट्रॉन होल्स ट्रेवल कर जाएंगे. इन द एंड व्हाट विल हैपन, दे want each other so that they can complete their inertness. अपनी inertness को more stable बनाने के लिए, कंपाउंड फॉर्म करने के लिए वो क्या करेंगे, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे. while क्या है, ये इसके पास भी एक्स्ट्रा है, देना चाहता है, इसके पास भी एक्स्ट्रा है, चाहता है लूज करके ऑक्टेट पूरा कर रहे हैं. एंड इन द एंड दे आर लुकिंग ईच अदर, और ये चाहता है कि अरे भाई तू ले ले, और इनको पहले से देना है किसी को. व्हाट विल दे डू, दे विल स्टार्ट रनिंग फ्रॉम ईच अदर, वो एक दूसरे से भागना शुरू कर देंगे. एंड दैट इज व्हाट हैपेंस हियर. दैट मींस ये इस पे फोर्स लगाते हैं, ये इस पे फोर्स लगाते हैं, कुल मिला के दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं. सेम गोस हियर ऑल्सो, क्योंकि दोनों की नीड एक ही है, एक दूसरे को पूरा नहीं कर सकते, बल्कि एक दूसरे के लिए बोझ बन सकते हैं. राइट. अब बहुत ज्यादा डीप में हम लोग केमिस्ट्री में जाएंगे, बस इतना समझेंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव रिपेल ईच अदर. दैट मींस लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड द अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. अब अगर अट्रैक्ट या रिपेल कर रहे हैं, दैट मींस दे हैव some factor that is about to be performed there, because in the end they will be transferred to each other, and what will be happening there will be some work, है ना. एक एनर्जी है, उसकी वजह से फोर्स लगेगा, और फोर्स लगेगा तो काम हो जाएगा, एंड दैट वुड बी वर्क, और वर्क हो जाएगी, उसी को हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू वर्क. और जो इसकी टेंडेंसी होगी यहां से कितना वर्क करना पड़ जाएगा पर यूनिट चार्ज, दैट वुड बी नोन एज वोल्टेज और पोटेंशियल. सो पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस विल बी द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी एक चार्ज को जाने में कितना लगेगा वही है, यानी कि वर्क ही है बट पर यूनिट चार्ज जब आप बात कर देते हो तो दैट वुड बी नोन एज पोटेंशियल. और एनर्जी की बात करेंगे, जो टोटल वही पोटेंशियल एनर्जी जो यहां से यहां तक ट्रांसफर हो जाएगा उसको हम बोलेंगे उसका पोटेंशियल एनर्जी. डू गेट माय पॉइंट. और जो यहां से यहां तक जो टेंडेंसी लग रही है, जो फैक्टर लग रहा है जो इनको मूव कराएगा, दैट एक्सटर्नल फैक्टर वुड बी नोन एज फोर्स. अब यहां क्योंकि फोर्स चार्जेस के बीच में लग रहा है, एंड दैट वाज प्रपोज्ड बाय कूलाम, so that's why this chapter is known as Coulomb's force या Coulomb's law. So what is happening here, we are talking about Coulomb's law. So what is Coulomb's law? According to the Coulomb's law, the force of attraction or repulsion between two charges or bodies is directly proportional to the product of their charges and the inversely proportional to the square of the distance between them, and it acts along the line joining the two charges considered to be point charges. तो इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी है. पहली चीज क्या ध्यान देनी है कि ये कुल मिलाजुला के लगभग ग्रेविटेशनल लॉ के जैसा है. ग्रेविटेशनल लॉ के जैसा है. ग्रेविटेशनल लॉ क्या था, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, दैट इज इनर्शिया लॉ, है ना. जब मासेस की बात हो तो उसको बोलते हैं इनर्शियल लॉ, ये कैपिटल जी है. ओके. वाइल जो इलेक्ट्रिकल चार्ज अभी हम पढ़ रहे हैं, जो इन्होंने अभी बताया अपने टर्म्स में, इलेक्ट्रिकल फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक यहां बात होगी क्योंकि चार्जेस स्थिर हैं. ठीक है. इलेक्ट्रिकल स्टैटिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक. सो दैट वुड बी दैट फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक विल बी इक्वल्स टू k इंटू क्या बताया है, q1, दोनों प्रोडक्ट चार्जेस के प्रोडक्ट के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस. सो देखिए लगभग सेम है, बस यहां मासेस है, यहां पे क्या है, चार्जेस है. ऑल दो बीइंग सेम दे आर नॉट सेम, द मैग्नीट्यूड ऑफ देम आर नॉट सेम. और यहां से एक क्वेश्चन आपका 2016 का निकल आया. कैसे, जो Fe है, ठीक है, और जो Fg है, इनके बीच में अगर रेशियो निकालोगे तो पाओगे कि Fg बहुत कम होता है, बिकॉज कैपिटल G हैज द वैल्यू ऑफ 10⁻⁻11, लाइक 6.67 10⁻11, दैट इज सो मच लेसर, है ना. 10⁻11 मतलब समझ रहे हो, एक के बाद उतने जीरो, उसको डिवाइड करना है किस संख्या से ना, बहुत ज्यादा हो जाता है. दैट मींस अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और Fg की बात करें तो कितना रेशियो आएगा. तो रेशियो क्या होता है, अगर ये Fe ड्यू टू दो इलेक्ट्रॉन हो, यानी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन दोनों हो, और Fg जो हो तो इसकी वैल्यू आ जाती है 10⁻43. और अगर ये Fe प्रोटॉन प्रोटॉन हो तो ये आ जाता है 10⁻36. और अगर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन हो तो ये आ जाता है 10⁻39. इतने गुना. डू गेट माई पॉइंट. सो अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन होंगे दैट वुड बी 10⁻43, अगर प्रोटॉन प्रोटॉन होंगे 10⁻36, अगर एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होगा 10⁻39. इतने टाइम्स होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देन दैट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. डू गेट माई पॉइंट. इतनी बातें. अगली बात इसमें क्या आती है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ. सो डिफरेंस की अगर बात करें, यानी अगर वी टॉक अबाउट द डिफरेंस, सो डिफरेंस इज नथिंग बट द नेचर. डिफरेंस इज ऑफ नेचर. नेचर क्या है कि जो Fg है इज ऑलवेज अट्रैक्टिव. ऑलवेज क्या है, ये अट्रैक्टिव है, ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर है, नो मैटर व्हाट. व्हाइल Fe की बात करोगे दिस इज अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव. लेकिन ग्रेविटी में हमेशा अट्रैक्शन ही होता है. दोनों के दोनों नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं. डू यू गेट माय पॉइंट.
देयर इज अनदर डिफरेंस ऑफ द कांस्टेंट, कि जैसे यहां पे देखो k आया है, यहां पे g आया है, g की वैल्यू 6.67 10⁻11 एज वी ऑलरेडी स्टडीड इन ग्रेविटेशन, लेकिन यहां k की वैल्यू होती है 9 × 10⁻9 होती है, और क्या होगी यूनिट वो अभी समझते हैं, न्यूटन होगी, एंड देन देयर वुड बी मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। डू यू गेट माय पॉइंट? ओके, सो इतनी चीजें इसमें ध्यान देनी थी। अब देखिए क्या होगा कि जब दो फोर्सेस अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, दो फोर्सेस हैं एक दूसरे के बीच में लगेंगे, तो व्हाट विल हैपन देयर, यहां से तो क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। सो हम क्या करें, कुछ चीजें और पढ़ लेते हैं। लाइक वाइज कि अगर मान लेते हैं कि कोई दो चार्जेस हैं, लेट सपोज देयर आर टू चार्जेस एंड दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ r, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इज r, so what will happen here, like this has q charge q1 and this has charge of q2. Now what is the force of attraction between them, that is F electrostatic, that would be equals to k into q1 q2 upon r square, that is the formula that was stated by Coulomb, right? अच्छा मिलिकन ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से इसको प्रूव भी किया गया है, that doesn't matter, है ना, और गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी था। ओके अच्छा, आप लोग के बहुत सारे डाउट्स आते रहते हैं, अक्सर क्वेश्चन आप लोग करते रहते हो टेलीग्राम वगैरह पे, और मैं थोड़ा लेट हो जाता हूं तो आप लोग परेशान लगते हो। डोंट बी बॉदर्ड दैट मच, बिकॉज लेक्चर्स रिकॉर्ड करने हैं, कंटेंट भी तैयार करना है। सम टाइम आई गेट सो बिजी और इन्वॉल्व दैट आई वाजंट एबल टू, आई एम नॉट एबल टू रिप्लाई द क्वेश्चन दैट यू आस्क इन सच अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखें जब भी पूछें, जैसे अभी अब किसने क्वेश्चन पूछा है और देन ही इज सेइंग रिप्लाई सर, मल्टीपल नंबर ऑफ क्वेश्चंस देयर। सो ऐसा ना करें, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, 1-2 घंटे में रिप्लाई कर दूंगा। नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक की वैल्यू ये होगी। अब देखो ये फोर्स है, दैट मींस द यूनिट शुड बी न्यूटन, राइट? बट व्हाट वी आर गेटिंग हियर, q1 q2 दे आर चार्जेस एंड द यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम स्क्वायर, दिस कूलम इनटू कूलम, दैट इज कूलम स्क्वायर अपॉन दिस इज डिस्टेंस इज मीटर as a unit, so meter square. And what we want, Newton. So what we can do, we can multiply by Newton, then meter square, and then Coulomb square. So what will happen, meter square cancel out, say Coulomb square cancel out, and Newton will be remaining. So the value of k, the unit of k would be like this one. So ये आप कभी भी एग्जाम में भूलेंगे नहीं, इस तरीके से आप इसको रिवाइज करके पता कर सकते हैं, जब चाहें तब इसका यूनिट आप पता कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज इन द एग्जामिनेशन ऑफ 2012 और 14, आई थिंक 12 में था शायद, कि उसमें इसका डायमेंशन भी पूछा था। डायमेंशन आपको फोर्स का पता है, राइट? इसका फोर्स इसका सॉरी न्यूटन का आपको डायमेंशन पता है, mLT-2, राइट? अब देखो मीटर का आपको पता है, दैट इज एल स्क्वायर, मीटर स्क्वायर एल है तो एल स्क्वायर हो जाएगा। कूलाम की बात करें तो कूलाम का यूनिट क्या होगा, कूलाम इज एक्चुअली सी एम्पियर इज एक्चुअली चार्ज पर यूनिट टाइम, सो कूलाम इज इक्वल्स टू 80। ठीक है, सी का मतलब होता है 80, जब भी सी की बात आएगी, कूलाम की बात आएगी तो 80 होगा इसका डायमेंशन। ये चीज ध्यान रखना है, कूलाम का डायमेंशन क्या होता है, 80 होता है, बिकॉज एम्पियर दैट इज ए इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट टाइम। तो यहां से आपको कूलाम का एक डायमेंशन मिल जाएगा। तो डायमेंशन का 80 होता है, जहां कूलाम वहां 80 कर दो, दैट इज a स्क्वायर t स्क्वायर, और उसके बाद में जो कुछ भी बन के आता है वही उसका डायमेंशन हो जाएगा। वी कैन डू दैट, राइट? लाइक न्यूटन इज mLT-2, देन देयर इज मीटर स्क्वायर दैट इज l स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर t स्क्वायर। ओके, सो व्हाट इज गोइंग ऑन हियर, लाइक ml क्यूब, और देखो t स्क्वायर है, ऊपर आएगा -2 हो जाएगा, t-4 and then a square, right? So a square coming up side, that would be a-2. So this would be the dimensional unit of this one. कुछ error होगा तो आप बैलेंस कर लेंगे उसको, m, okay, l cube, then t per -4 and a -2. Yeah, that's correct one. So this will be the dimensional unit of this charge. That is this constant, that is proportionality constant का एक dimensional unit होगा. Now what they do is there is another thing of for k. Like जब k की बात करी जाती है तो k is actually 1/4 pi epsilon naught, where epsilon naught is permittivity of free space. यहां से बहुत क्वेश्चन आए हैं। फ्री स्पेस की परमिटिविटी होती है एप्सिलॉन, परमिट करना, जाने देना, यानी व्हेनेवर देयर इज लाइन ऑफ फोर्सेस, लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जहां लाइंस होंगी उसको आर पार जाए, इसकी टेंडेंसी कहां से आती है, यहीं से आती है, यानी एप्सिलॉन नॉट उसको डिनोट करता है। यानी कि अगर ये जो सिचुएशन हम लोग के पास में थी, इट विल नॉट बी ऑलवेज वैलिड। पहली चीज ध्यान रखें कि जो ये फोर्स था हमारे पास में, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज K इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इज नॉट वैलिड फॉर सब एटॉमिक पार्टिकल। तो नॉट वैलिड फॉर सब एटॉमिक डिस्टेंसेस, सब एटॉमिक डिस्टेंसेस पे वैलिड नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल
जैसे आप जानते हो न्यूक्लियस में बहुत सारे प्रोटॉन होते हैं और आपस में चिपके रहते हैं, दे आर नॉट बीइंग स्कैटर्ड अवे, दैट इज सब एटॉमिक पार्टिकल से नहीं होंगे। दूसरी चीज ध्यान रखें, अगर इंटरमोलिक्यूल पे लेवल पे, यानी इंटरमोलिक्यूलर लेवल पे भी ये एप्लीकेबल नहीं होगा, यानी एक तो सब मॉलिक्यूल पे भी नहीं होगा, इंटरमोलिक्यूल लेवल के भी नहीं होगा, यानी एक ऑब्जेक्ट का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा दूसरे एटम के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को प्रभावित नहीं करता, कि आए उनके इलेक्ट्रॉन आए थे आज चाय पानी पी के गए हैं, ऐसी टेंडेंसी वहां पे देखने को नहीं मिलती है। डू यू गेट माय पॉइंट? सो दिस इज द थिंग दैट ये हमेशा कब वैलिड नहीं होगा, ध्यान रखें, ये सब एटॉमिक पार्टिकल इंटरमोलिक्यूलर के लिए। दूसरा, दिस लॉ इज ओनली डिफाइंड फॉर पार्टिकल चार्जेस। क्या है? पार्टिकल चार्जेस और पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्ज या पार्टिकल चार्ज के लिए ही डिफाइंड वैलिड है। डिस्ट्रीब्यूट जैसे लाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, या कहीं कोई इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी दे दी गई, या सरफेस चार्ज डेंसिटी दे दी गई, टू प्लेट्स आर देयर एंड दे हैव सम सेपरेट सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आएगा। दैट मींस देयर वुड बी लाइक कैपेसिटर वगैरह जब आप पढ़ेंगे तो आपको वो चीज ज्यादा समझ में आती है कि जब कभी भी सरफेस चार्ज होगा, लीनियर चार्ज होगा, देन देयर इज नो लॉ ऑफ कूलम्ब दैट इज वैलिड ओवर देयर। इवन डाइपोल या सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए भी थोड़ा सा ये दिक्कत करने लग जाता है, वहां पे भी आप देखेंगे तो किसी तरह जबरदस्ती बनाई जाती है चीजों को, जबकि आप उसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं अदर मेथड से। यानी कूलम्ब लॉ केवल पॉइंट चार्जेस के लिए ही वैलिड है, दैट इज द पॉइंट। अब यहां पे ध्यान देनी है कि क्वेश्चन एग्जाम में ये भी आता है कि जो एप्सिलॉन नॉट है इसकी यूनिट क्या है। तो देखो 4 पाई की तो कोई यूनिट होगी नहीं, तो ध्यान रखें एप्सिलॉन नॉट की जो यूनिट होगी वो उसका रिवर्स हो जाएगा जो के का यूनिट था, यानी एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 1/k यूनिट के टर्म में। यूनिट के टर्म में ये क्या हो जाएगा? 1/k हो जाएगा, यूनिट ओनली फॉर यूनिट। तो जो भी आपने यूनिट लगाया के लिए यूनिट आप क्या लेके आए थे? के लिए आप यूनिट लाए थे न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर, तो इसका उल्टा हो जाएगा, दैट मींस कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। डू गेट माय पॉइंट? ये इसका उल्टा हो जाएगा क्योंकि अपॉन में है एप्सिलॉन नॉट, तो पलट के टोटल वैल्यू में जो आएगा प्लस हो जाएगा, देन इट विल कैंसिल आउट, दैट मींस दिस वुड बी द यूनिट ऑफ। अब इसका डायमेंशन भी ऐसे पलट जाएगा, डायमेंशन पड़ जाएगा, जितना भी आपने माइनस चार्ज पिछले उसमें डायमेंशन में लगाया था वहां प्लस चार्ज हो जाएगा। लाइक हियर इसमें जहां जहां प्लस है वहां माइनस कर दो, लाइक m पावर -1, l पावर -3, t पावर +4, a पावर +2, दैट वुड बी द डायमेंशन ऑफ दैट एप्सिलॉन नॉट। डू यू गेट माय पॉइंट? अब बात करते हैं ER की, थोड़ी सी बात कर लेते हैं ER की, ज्यादा नहीं बात करेंगे, थोड़ी सी बात करेंगे। व्हाट इज ER? ER इज रिलेटिव परमिटिविटी। व्हाट इज इट? रिलेटिव परमिटिविटी। ये क्या होती है? दैट इज द permittivity of that object upon permittivity in the free space, and that is actually somehow equal to the dielectric constant, somehow related to the dielectric constant। बस इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट लग जाए। डायरेक्टली नहीं है इक्वल, लेकिन अगर आप उसको इक्वल मान चलेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन लगेंगे, और हो भी सकता है, वही तो लगभग वैल्यू आता भी है, कोई जनरलाइज्ड फॉर्मूला नहीं है, लेकिन 99% केसेस में वही होता है। तो आप एक तरीके से आइडिया लगा के चल सकते हैं कि दोनों का रेशियो जो होगा, देखो सारी चीजें यूनिट सारे कट जाएंगे तो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी आएगी, लाइक समझ लो 5 आ गई, तो इसका मतलब ये है कि उस ऑब्जेक्ट का जो परमिटिविटी है वो फ्री स्पेस परमिटिविटी का 5 गुना है। सो व्हाट इन द क्वेश्चन दे विल आस्क, इफ द ER इंक्रीजेस F की बात क्या होगी? तो F ध्यान रखें, अगर ER इंक्रीज हो रहा दैट मींस द ऑब्जेक्ट्स परमिटिविटी जो है वो इंक्रीज हो रही है, ऑब्जेक्ट की परमिटिविटी इंक्रीज होगी तभी तो रेशियो बढ़ेगा। सो अगर ER बढ़ रहा है तो इसका मतलब परमिटिविटी बढ़ रही है, और इफ द परमिटिविटी बढ़ रही है, और परमिटिविटी बढ़ रही है तो इसका मतलब फोर्स बढ़ेगा, दैट मींस F वुड आल्सो इंक्रीज, F विल आल्सो इंक्रीज ER के संदर्भ में। वहीं अगर एप्सिलॉन नॉट बढ़ता, एप्सिलॉन बढ़ेगा नहीं, तो कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट कितना है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12, क्या होगा ये? मीटर स्क्वायर अपॉन न्यूटन कूलम्ब स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ये सारी चीजें हैं जो आपको याद करके चलनी है। इतना आपने कर लिया, इसके बाद में कुछ इसमें बचता नहीं है, कुल मिला के बचते हैं कुल मिला के क्वेश्चंस। सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चन करेंगे और बाकी क्वेश्चन आपके लिए छोड़ेंगे, और इसके बाद में आप सारे क्वेश्चन भी करके हमको सबमिट करेंगे शाम तक, यानी इंडिविजुअली भेज दीजिए, ग्रुप में भेज दीजिए, जैसे भी आपको सही लगे आप भेज दीजिए। एप्लीकेशन के डाउट सेक्शन में इवन वी आर अटैचिंग अ बॉक्स ओवर देयर कि हर बच्चा अपना इंडिविजुअली क्वेश्चन को अपलोड कर सके PDF बना करके। ओके, सो व्हाट विल बी हैपनिंग है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज, एक स्फीयर है इस पे चार्ज इतना है, ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज दिस मच, इज इतना,
तो फोर्स दे दिया है, चार्ज दे दिया है, यानी Q1 ये है, जस्ट अ सेक, लेट मी चेंज द कलर, दिस इज Q1, दिस इज Q2, दिस इज F, ओके, एंड यू नो द वैल्यू ऑफ K, दैट इज 9 to 10 power 9, ओके, यूनिट की बात अभी नहीं करेंगे क्योंकि सब SI में ही है। सो व्हाट विल बी हैपनिंग हियर कि आपको अगर देखिए यहां पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस, सो डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो डिस्टेंस देखो F इक्वल्स टू क्या होता है, K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, राइट, R स्क्वायर वुड बी इक्वल्स टू K इंटू Q1 Q2 अपॉन F। R इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर R की बात आपको करनी होगी तो आप क्या करेंगे, आप इसका रूट ले लेंगे, राइट। अब देखो K की वैल्यू हो गई 9 to 10 power 9, Q1 Q2 गिवन है, फोर्स गिवन है, दैट वुड बी द वैल्यू ऑफ रेडियस, यू हैव टू कैलकुलेट दैट। नाउ व्हाट दे आर आस्किंग, व्हाट इफ द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट, कह रहे हैं पहले की वजह से सेकंड पे क्या होगा, जो कि बता रहे हैं सेकंड पे पहले की वजह से 0.2 है, सेकंड पे पहले की वजह से, सेकंड पे पहले की वजह से F2 ड्यू टू 1, ड्यू टू 1, जब भी ऐसे लिखा रहता है तो एनसीईआरटी इसको फॉलो करती है, कई बुक्स में उल्टा करके बोलते हैं, लेकिन आपको ये बोलना है F2 लिखा है मतलब द फोर्स ऑन द सेकंड ड्यू टू द फर्स्ट वन, ओके, सो इट इज गिवन हियर एंड दे आर आस्किंग व्हाट वुड बी द फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू द सेकंड F12, सो हाउ विल यू कैलकुलेट दैट। तो ध्यान रखना कि F21 विल ऑलवेज बी इक्वल टू F12। अगर वेक्टर्स की बात कर लें तो ध्यान रखें नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, मींस मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल, दैट इज द लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन काम करेगा, दैट मींस जितना फोर्स आप अप्लाई करोगे उतना ही फोर्स वो आप पे अप्लाई करेगा, सो दो बोथ फोर्सेस आर विल बी इक्वल, दैट मींस अगर ये 0.2 था तो इट विल आल्सो बी 0.2, डू गेट माय पॉइंट। सो ये भी 0.2 न्यूटन ही होगा सेकंड केस में, इट विल आल्सो बी 0.2 न्यूटन, और इसको क्या करेंगे आप सारी वैल्यूज रख के कैलकुलेट करेंगे, वेयर k is 9 to 10 power 9, where Q1 is 0.4 into 10 power minus 6, where Q2 is 0.8 into 10 power minus 6, ठीक है। अच्छा एक देखो नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, सो व्हाटएवर द वैल्यू यू आर गेटिंग दैट इज अट्रैक्टिव इन नेचर, तो ये फोर्स कैसा है, अट्रैक्शन का फोर्स है, ओके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा क्योंकि दोनों अपोजिट टाइप के चार्जेस हैं, और आर की वैल्यू नहीं दी थी, आर निकाल लेंगे, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना है कि अगर कभी भी चार्जेस अगर एक जगह से दूसरी जा रहे हैं तो वेदर देयर इज ट्रांसफर ऑफ मास, यानी क्या ऐसा हो सकता है कि पड़ा पड़ा कोई ऑब्जेक्ट ऐसे है और तेज हवा चली, उसका ऑब्जेक्ट का मास कम हो जाए, यस दैट इट कैन हैपन व्हेन द एयर स्टार्ट्स रबिंग थ्रू द सरफेस, इट ऑलवेज फ्लाइज ऑफ और स्क्रब्स ऑफ सम सरफेस विद इट, है ना, जब भी एयर किसी सरफेस को टच करते हुए जाती है, कोई वाटर करंट या ओशन करंट जाती है तो जाहिर सी बात है वो सरफेस के साथ साथ बहुत सारे पार्टिकल्स भी ले आती है, इस वजह से मास ट्रांसफर होता है। लेकिन साथ में मास ट्रांसफर इसलिए भी होता है कि कभी कभी क्या होता है, रबिंग के जरिए भले पार्टिकल्स नहीं गए लेकिन इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन के पास में कितना मास होता है, 9.1 × 10⁻31 kg। सो अगर आपने 10 लिया, ठीक है, तो लगभग आप 100 × 10⁻31 दैट इज 10⁻29 kg के अबाउट आपने मास का ट्रांसफर कर दिया, यानी ये देयर इज सम ट्रांसफर ऑफ मास विद द ट्रांसफर ऑफ चार्जेस। जब भी चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो कुछ ना कुछ मासेस भी ट्रांसफर होते हैं, बट वो नेग्लिजिबल रहते हैं, इसलिए हम उसको इग्नोर करके चलते हैं। डू गेट माय पॉइंट? नाउ लेट्स नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अच्छा, polythene piece rubbed with the wool is found to have a negative charge of this much, that is 10⁻⁻7 coulomb, okay, no 10⁻+7 actually, it is +7, so 10⁻+7 coulomb. Estimate the number of electron transfer from each other. So देखो हमको पता है कि जो चार्जेस होते हैं Q = Ne होता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होते हैं तभी आता है चार्ज हमारे पास में। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जितना होगा उसमें जितने टाइम 10 इलेक्ट्रॉन गए 10 से गुणा कर दो उतने चार्जेस आपके पास गए। इलेक्ट्रॉन कितना होता है भाई, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। दिस इज द चार्ज डेवलप्ड बाय ट्रांसफर ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इतना चार्ज आएगा, 10 गए 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये होता है इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला, है ना। अब देखो यहां से आपको चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने गए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू टोटल चार्जेस अपॉन चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। सो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से अगर आप डिवाइड करोगे टोटल चार्ज को तो आपके पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड आ जाएगा। दैट मींस 3.2 × 10⁻⁻7 अपॉन 1.6 × 10⁻⁻19। सो ये जो वैल्यू आपके पास में आएगी दैट वुड बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट हैज बीन ट्रांसफर्ड।
नाउ इज देयर इज ट्रांसफर ऑफ मास, यस देयर इज ट्रांसफर ऑफ मास, यहां आएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी में अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे 9.1 से तो इतना केजी आपका मास आ जाएगा, इतना केजी मास का ट्रांसफर आ जाएगा, यानी पार्ट 2 आ जाएगा। यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे, इलेक्ट्रॉन का मास इतना है 10 आए, मान लो 10 से मल्टीप्लाई कर दिए उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गए, तो 10 नहीं आएगा, यहाँ काफी ज्यादा आएगा। तो आप देखोगे यहाँ पे 19 और 7 26, 10 पावर 26 क्या 16 32 2 इंटू 10 पावर प्लस 26, इतने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, इतने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। सो इसमें अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे इससे, तब आपके पास में टोटल वैल्यूज आएगी, इतने इलेक्ट्रॉन्स टोटल इसमें होने चाहिए। ओके, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पार्ट। ये आप रोक रोक के वीडियो देख लेते हैं, हम क्यों फास्ट कर रहे हैं, ताकि आप वीडियो शॉर्ट रहे और आप बाद में जब आपको मान लो कोई चीज नहीं समझ में आती, यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो एंड लुक इट, वॉच इट, राइट। Now, a shower of proton from the outer space deposit equal charges plus q and plus q on the earth and the moon. So there is earth, there is moon. इस पे भी प्लस क्यू चार्ज आ गया, इस पे भी प्लस क्यू चार्ज आ गया, और जो इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स था उसको ये चार्जेस का रिपल्सन फोर्स जो है वो बैलेंस कर ले रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आएगा, तो आपको पता है दैट इज इक्वल्स टू g इंटू m1 m2, दैट इज मास ऑफ मून, मास ऑफ अर्थ अपॉन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। सेम गोज विथ हियर, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स आएगा वो इसको बैलेंस कर रहा है, दैट मीन्स k इंटू q1 q2 दैट इज q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, क्योंकि दोनों चार्ज बराबर हैं, r स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए। सो व्हाट दे वर आस्किंग, हाउ लार्ज इज q, q की वैल्यू निकालना है। सो q वुड बी इक्वल्स टू रूट ऑफ g m मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ मून अपॉन k, this would be the value of q. So q would be, what will it would be, that is k would be here in the denominator, and that is g me mass of earth into mass of moon upon k, q स्क्वायर था तो ये हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या आ गई, वैल्यू ऑफ q आ गई। ऑप्शन में यही ऐसे ही दिया रहेगा, मासेस वगैरह देना बहुत टफ होता तो ऐसे ही फॉर्मूले के फॉर्म में देते हैं ताकि आप जल्दी समझ जाओ। सो दैट इज द आंसर। अब देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और कर लेंगे, बाकी छोड़ देंगे। टू स्मॉल आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर A and B each carrying charge Q repel each other with a force of F. A third charge of metallic sphere C of the same size successfully made to touch the sphere A and B, then moved away. What is the new force of repulsion between them? So what they are asking, there was two charges, two spheres with charge of Q. इस पे भी चार्ज Q था, इस पे भी चार्ज Q था, और इनका नाम है A and B। फिर कह रहे हैं एक चार्ज और लाया गया है, खाली स्फीयर लाया गया C, और इसको साथ टच करा दिया गया। तो देयर इज लॉ ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, यानी चार्जेस हमेशा सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, चार्जेस हमेशा सरफेस पे ही चलते हैं और उस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। सो व्हेन यू मेक दिस ए एंड सी इन कांटेक्ट विद ईच अदर, व्हाट विल हैपन, द चार्जेस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वल पार्ट। लाइक अब नया चार्ज जो क्यू पे ए पे आएगा वो आ जाएगा q/2, और जो सी पे आ जाएगा वो भी आ जाएगा q/2। नाउ दिस सी इज ब्रॉट टू हियर एंड मेड इन कांटेक्ट विद दिस वन, सो अगेन द चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट इज नाउ नेट चार्ज हियर इज 3q/2, राइट। नेट चार्ज वुड बी q प्लस q/2। सी अब यहां पे जब यहां पे c लेके आओगे तो इनके पास q है, इनके पास q/2 है, टोटल चार्ज कितना है 3q/2, राइट। अब इसको हाफ हाफ करके डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, यानी इनके पास अब चार्ज आ गया 3q/4 और इनके पास भी चार्ज आ गया 3q/4। अब इनके पास में नए चार्जेस कितने हैं, इनके पास q2 रह गया, इनके पास में 3q/4 रह गया, ये नया चार्ज है। पहले क्या था, q दोनों पे था। So firstly it was like k into q square upon r square. Now it is 3 into q square upon 4 to the 8. Whatever be the distance between them, that is r square. Okay, ये नया वाला आया। पहले क्या था, k into q square by r square. तो देखो k तब भी था, r स्क्वायर तब भी था, सब था ही है, लेकिन अब चेंजेस q स्क्वायर तब भी, q स्क्वायर अब भी, 3/8 का अंतर आया। दैट मींस द न्यू फोर्स इज द 3/8 टाइम ऑफ द फर्स्ट वन। नया फोर्स पहले का 3/8 है। इसको दो बार देखना है इस क्वेश्चन को, वीडियो पॉज करके आपको समझ में आ जाएगा कि हमने किया क्या है। पहले क्या था, ध्यान रखें चार्ज बराबर बढ़ जाते हैं, तो यहाँ q था तो अब दोनों q/2 हो गए। फिर ये q/2 लेकर के हम यहाँ आए तो दोनों को मिला करके जो चार्ज बना वो बन गया 3q/2। तो इसका जो दोनों को मिला के बना कितना 3q/2, और वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यानी कि 3q/4 इधर, 3q/4 इधर। अब ए बी के बीच में कितना फोर्स लगेगा, दैट इज दिस मेनी चार्जेस। कूलॉम लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाओ, सीधे आंसर लेके आओ, दैट वुड बी 3/8 ऑफ द फर्स्ट टर्म। दोनों का डिवाइड करो 3/8 आएगा, इधर सेकंड बाई फर्स्ट करोगे तो हमेशा 3/8 आएगा, एंड दैट वाज द पार्ट दैट द क्वेश्चन आस्क्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूलॉम लॉ इज वैलिड फॉर, कूलॉम लॉ किसके लिए वैलिड है,
पॉइंट चार्ज के लिए, पॉइंट और डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के लिए, ओनली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के लिए, दोनों के लिए नहीं। तो आपको ध्यान रखना है केवल पॉइंट चार्ज के लिए ही वैलिड है, केवल पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और हमने उसको कॉपी पेस्ट किया है, ठीक है। सो दैट यू कैन नो दैट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर बीइंग आस्क्ड इन द एग्जाम। अब देखो बेटा नए क्वेश्चन को, कूलाम लॉ इज वैलिड फॉर एनी डिस्टेंस। कह रहे कूलाम लॉ हर डिस्टेंस के लिए वैलिड है, नहीं, हमने आपको बताया था केवल कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स के, सब एटॉमिक डिस्टेंस और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस पे वैलिड नहीं रहता, ये लगभग माइक्रोमीटर के डिस्टेंस पे ही वैलिड रहता है ना, यानी सेलुलर लेवल, यानी जो इनके सेल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन सेल्स, उनके लेवल पे रहता है वैलिड। अगर बाहर चले जाओगे तो 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, लगभग कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, नेग्लिजिबल रहेगा, ठीक है। तो आंसर ये हो जाएगा नहीं, फॉल्स है, उन पे नहीं वैलिड रहता, बहुत ही नॉर्मल लेवल पे वैलिड रहता है ना। मतलब डायमीटर के जो न्यूक्लियस का डायमीटर है उससे बड़ा होना चाहिए और जो साइज ऑफ एटम है उससे कम होना चाहिए। सो इट लाइज बिटवीन डायमीटर ऑफ द एटम टू द साइज ऑफ एटम, डायमीटर ऑफ एटम टू द साइज ऑफ एटम। तो डायमीटर एटम का मतलब न्यूक्लियस, सॉरी डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस टू द डायमीटर ऑफ एटम। तो न्यूक्लियस के डायमीटर से छोड़ करके एटम के डायमीटर के बीच में लाई करेगा आपका ये जो फोर्स का रेंज होगा। सो जो आर है ये इनके बीच में लाई करेगा, रेंज जो इनका होगा डिस्टेंस का वो इनके बीच में। कहां? डायमीटर जो होगा न्यूक्लियस का उससे कम कर दोगे तो नहीं लगने वाला फोर्स, पता ही नहीं चलेगा, उससे ज्यादा करोगे तो लगेगा और एक एटम के लेवल तक जाएगा और एटम के बाहर चले गए फिर भी नहीं फर्क पड़ने वाला, दूसरे एटम को प्रभावित नहीं कर पा रहा वहां से, ठीक है, उसका इफेक्ट दूसरे पे नहीं डाल पाता। Now, which one of the following is similar between the electrostatic force and gravitational force? अच्छा एक चीज और ध्यान रखना है कि जब हम बात करते हैं चार्जेस की तो एसआई यूनिट और इन सब की बात कर लेते हैं, तो देख लीजिए एसआई यूनिट इज कूलाम, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलाम, कूलाम इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्जेस। कैसी है क्वांटिटी ये, तो आपको बताना है कि इट इज द क्वांटिटी ऑफ टाइप स्केलर, इस पे डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखें ज्यादातर क्वांटिटीज जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग पढ़ेंगे स्केलर ही होंगी। अब फोर्स की बात करोगे तो फोर्स विल ऑलवेज बी वेक्टर, राइट, बट ऐसे नॉर्मली जितनी भी चीजें होती हैं जैसे वो सारी क्या होती हैं यहाँ पे देखने को मिलती हैं स्केलर ही। अब इसके बाद में यूनिट की बात करें, सीजीएस यूनिट की, सीजीएस में 2 यूनिट आते हैं, एक आता है ईएसयू दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और एक आता है ईएमयू दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ये 2 तरह के यूनिट होते हैं सीजीएस में, ध्यान रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ऐसा यूनिट ये है, ठीक है। अब यहां पे देख लेते हैं, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर बिटवीन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच में क्या समानताएं हैं, तो ध्यान रखें दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं अपने डिस्टेंसेस के लिए, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आए हैं जब भी कूलाम से आते हैं। अब देखिए कुछ क्वेश्चन आपको तब भी मिलेंगे। 1 कूलाम चार्जेस आर केप्ट एट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन देम। 1 कूलाम का है 1 मीटर पे रखा हुआ है, दैट इज k इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है फोर्स जो होगा। अब देखो k की वैल्यू है 9 × 10⁻⁹ नाउ Q1 Q2 दोनों 1 है तो 1 स्क्वायर अपॉन 1, सो दैट वुड बी 9 × 10⁹ न्यूटन। सो 9 × 10⁻⁹ न्यूटन, दैट इज A1 will be the correct answer. Now let B be the midpoint of AC. 2 point charges Q are placed at A and C. What should the value of charge be? So that कह रहे हैं 2 चार्जेस हैं, एक यहां पे A है और यहां पे कोई B है, नो C है, A और C है। कह रहे हैं कोई चार्ज B इनके बीच में कहीं कहां रख दिया जाए या कितना चार्ज यहां बीच में सेंटर पे रखना है, ठीक है, R/2 पे, कि ये सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में आ जाए। 2 पॉइंट चार्जेस Q, इनके पास में भी Q चार्ज है, इनके पास भी Q चार्जेस है, इन पे कितना हो, Q/2 हो, Q/4 हो, कितना हो कि ये बैलेंस रहे सिस्टम, सो द सिस्टम इज बैलेंस्ड। अब देखो ये दोनों पॉजिटिव चार्ज अगर हम नेगेटिव लगा दें तो दोनों की तरफ क्या होगा, अट्रैक्शन का फोर्स आएगा और बैलेंस हो जाएंगे। सो कितना लगे कि 1 आए, तो देखो यहाँ R/2 का स्क्वायर करोगे तो R/4 आएगा और इस 4 वाले पार्ट को आपको क्या करना, बैलेंस करना है, दैट मीन्स Q को क्या कर दो, Q/4 कर दो और अट्रैक्शन लगवाना, दैट मीन्स माइनस हो जाएगा। इस तरीके से आप कर लो, इधर वे आप चाहो तो सॉल्व करके भी कर सकते हो, यानी जो रिपल्सन का फोर्स यहां से उधर लग रहा है, यानी दिस चार्ज वुड बी प्रोवाइडिंग सम फोर्स ऑफ रिपल्सन टू दिस चार्ज, राइट, और वो बराबर होना चाहिए द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस चार्ज एंड दिस चार्ज, ओके। सो अगर मान लेते हैं इसको x रहा हो तो इसका मतलब ये हो गया कि उस पे जो चार्ज लग रहा होगा वो लग रहा होगा k × Q² अपॉन R², और जो अट्रैक्शन का चार्ज ये बीच वाला देगा वो हो जाएगा k × Qx अपॉन R/2 का होल स्क्वायर, दैट इज R²/4। डू गेट माई पॉइंट। अब R² काट दो
के काट दो, दैट इज क्यू स्क्वायर से क्यू भी गायब कर दो, तो क्यू वुड बी इक्वल्स टू एक्स बाई 4। अच्छा यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स है तो यहाँ माइनस कर लेंगे एक जगह पे, ठीक, क्योंकि या माइनस ही एक्चुअली उधर जाकर के मतलब नेट इक्विलिब्रियम में जीरो है ना, दिस माइनस दिस इक्वल्स टू जीरो, सो माइनस वाला इधर गया प्लस में आ गया। सो आप देख सकते हो कि जो नया चार्ज आएगा वो बीच में अब वो x/4 यानी q/4 आ जाएगा नेगेटिव में। इस तरीके से भी कर सकते हो। देयर आर सेवरल मेथड्स टू डू सिंगल क्वेश्चन, बस कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए। अच्छा अब इसके बाद से हम लोग नहीं करते, इसके बाद से क्या होगी, असाइनमेंट आपके साथ जाएगी, कुछ आंसर्स में दिए हुए हैं, क्लैरिफिकेशन हमने डाल दिए हैं, कुछ क्वेश्चन और इसके साथ अटैच करेंगे, कुल मिला 15 to 17 क्वेश्चन है और इतने कर लेंगे आप ना, तो मान के चलिए कि ये कूलाम लॉ खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो डिस्कसिंग अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल, उसके बाद हम लोग गॉस थ्योरम जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो करेंगे। ठीक है, एक दिन में 2 लेक्चर में छोटे छोटे वीडियोस डालने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मनोबल मत तोड़िए। बहुत सुनहरा चांस है क्योंकि फॉर्म्स बहुत कम पड़ने वाले हैं और एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है, लेकिन इतने बीच में हम लोग नॉन टेक अगर आपका बेटर है तो टेक में हम लोग आराम से 20 क्वेश्चन के आसपास में सिक्योर कर सकते हैं। और प्लस देयर वुड बी लगभग अबाउट 10 to 20 क्वेश्चन फॉर जस्ट अबाउट हिट एंड ट्रायल, सो दैट वुड बी अबाउट 40, तो 50 + 40 दैट वुड बी 90 अप्रॉक्स। मतलब चांसेस तो हमेशा बनते हैं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो घबराइए नहीं, इंपॉर्टेंट सेक्शन और क्वेश्चन हम लोग करते रहेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।